तो आज हम देखने वाले हैं फसलों का अध्ययन फर्स्ट। क्या देखने वाले हैं? फसलों का अध्ययन फर्स्ट। और फसलों का अध्ययन फर्स्ट में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं फसल उत्पादन और अध्याय 7। अध्याय 7 में हम बहुत सारी फसल देखेंगे, जैसे धान की देखेंगे, मूंग की देखेंगे, उड़द की देखेंगे, अरहर की देखेंगे। ये सारी फसलों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो फसल है, हम किसके बारे में देखने वाले हैं? धान के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? धान के बारे में। तो आप पहले ये देख लीजिए, ये इस तरह से पीडीएफ मैंने लेके आया हूँ। अब इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो धान की फसल होती है बहुत लेंथी है, मतलब ये बड़ा चैप्टर है। पर इसमें आएगा कैसे वो मैं आपको, जब ये अध्याय खत्म हो जाएगा तब प्रश्न आपको मैं बना के बताऊंगा कि प्रश्न इस तरह से आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पूरा विस्तार से समझना है। क्या करना? पूरा विस्तार से समझना है। तो चलिए बिना टाइम किए हुए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। और ये पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे साथ पूरे एक एक पॉइंट ध्यान से रखेंगे और सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ओराइजा सटाइवा, फैमिली ग्रेनिया पोएसी, गुणसूत्र की संख्या 24, 2n बराबर 24, x बराबर 12, उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया। धान विश्व की 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है। मतलब सबसे ज्यादा धान का अनाज का ही उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। ठीक। धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? भारत में। कहां पर है? भारत में। लेकिन उत्पादन यदि हम कहें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर है? चाइना में। कहां पर है? चाइना में। इसके बाद फिर धान के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन तथा दूसरा किसका है? भारत। भारत में खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? धान का। तो द्वितीय स्थान किसका होगा? गेहूं का। किसका होगा? गेहूं का। विश्व का 90% धान कहाँ पैदा होता है? एशिया में पैदा होता है। और एशिया महाद्वीप के अंदर ही हमारा भारत आता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे धान में प्रोटीन की मात्रा अन्य खाद्यान्नों की तुलना में सबसे कम होती है। यदि सफेद धान में हम देखें, जिसका चावल सफेद होता है, तो उसमें मात्र 6 से 7% प्रोटीन होती है। लेकिन एक चावल हल्का सा भूरा सा भी आता है, क्या आपने देखे हो? जिसे बिरयानी चावल बोलते हैं। yes, उसमें प्रोटीन की मात्रा 7.8 होती है। अब इसके बाद में देखिए, धान में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ओराइजेनिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ओराइजेनिन के नाम से जाना जाता है। 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने पानी की? 5000 लीटर पानी। लेकिन यदि हम गेहूं और जौ देखें, गेहूं और जौ की हम बात करें तो पता है गेहूं में केवल 400 लीटर और जौ में कितना? 500 लीटर की आवश्यकता होती है। धान में दाने व छिलके का अनुपात, यानी दाना कितना होता है और छिलका कितना होता है, यदि हम देखें तो दाना की मात्रा 66% होती है और छिलके की मात्रा कितनी होती है? 34%। धान कैसी फसल है? स्वपरागित फसल है। कैसी फसल है? स्वपरागित फसल। धान लघु दिवस एवं C3 पौधा है। कैसा पौधा है? C3 पौधा। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि धान शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसको प्रकाश की कम आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा खरीफ ऋतु में जब आप फसलों की खेती करते हैं तो खरीफ ऋतु में क्या है? प्रकाश कम मिलता है। मिलता है कि नहीं? yes, क्योंकि ज्यादातर समय में क्या है? बादलों से सूर्य ढका रहता है। तो जब जो भी फसलें हम खरीफ ऋतु में उगाएंगे, ऐसी फसलें शॉर्ट डे प्लांट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? शॉर्ट डे प्लांट कहलाएंगी। लेकिन रबी की फसल लॉन्ग डे प्लांट कहलाती। क्या कहलाती है? लॉन्ग डे प्लांट। क्योंकि रबी के समय में जब रबी की ऋतु होती है तब ज्यादातर जो है एकदम मौसम साफ रहता है और प्रकाश ज्यादा फसलों को मिलता है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे धान अम्लीय एवं अमोनिय प्रिय पौधा है। कैसा पौधा है? अम्लीय एवं अमोनिय प्रिय पौधा है। क्योंकि इसके लिए, इसको उगाने के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 4 से 6 होना चाहिए। और अमोनिया वाली उर्वरक कौन सी सबसे ज्यादा इसको पसंद है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और तीसरी क्या है? एनहाइड्रस अमोनिया। ये उर्वरक का सबसे ज्यादा
धान की फसलों में उपयोग होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, किसान शिक्षित नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ का किसान यूरिया का ही उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? यूरिया का ही उपयोग करता है। अब नीचे क्या दिया है, धान के दाने को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। धान की जो बौनी किस्म निकाली गई थी उसमें कौन सा जीन डाला गया था? बीजीहूजेन। कौन सा जीन था? बीजीहूजेन। ये जब बौनी किस्म समझते ना, जिसकी हाइट कम रहती है, ऐसी किस्म को निकालने के लिए इस जीन का उपयोग किया गया। धान के तने को कलम व पुष्प को क्या कहते हैं? पेनिकल। क्या कहते हैं? पेनिकल। अब आपने देखा होगा कि बासमती धान में बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। उस खुशबू का कारण क्या है? सुगंध डाइएसेटाइल वन प्रोपाइल के कारण। डाइएसेटाइल वन प्रोपाइल के कारण ये एक अम्ल होता है, इसीलिए धान के खेत में बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आती है। धान के दाने का परीक्षण वजन कितना होता है? 25 ग्राम। और बासमती धान का कितना होता है? 21 ग्राम। धान की फसल में विनाइट्रीकरण व निक्षालन नुकसान रोकने के लिए उर्वरक अपचेत जोन में डालना चाहिए। अब ये विनाइट्रीकरण, निक्षालन, इन सब के बारे में मैं जब अगली क्लास जब पढ़ाऊंगा आपको तो स्पेशली बताऊंगा कि विनाइट्रीकरण क्या होता है। विनाइट्रीकरण आप सीधा ये समझिए, जब यदि आप कोई नाइट्रोजन वाली उर्वरक धान के खेत में डालते हो तो ज्यादातर समय में धान के खेत में पानी भरा रहता है ना। तो जैसे ही वो पानी में मिलती है जो यूरिया, और यूरिया में हम क्या तत्व देते हैं? नाइट्रोजन देते हैं। क्या देते हैं? नाइट्रोजन। तो कभी कभार ऐसी स्थिति बनती है वो नाइट्रोजन जो है पानी में मिलकर गैस के रूप में बाहरी वातावरण में उड़ जाती है और पौधे को नहीं मिल पाती है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। इसीलिए यूरिया को कहाँ डालना चाहिए? निचले जोन में, जहां सबसे नीचे यूरिया पहुंच जाए। अब 2 जोन होते हैं, इसके बारे में हम जब समय मिलेगा तो उसमें चर्चा करेंगे। सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की रोपाई हेतु नर्सरी का कितना क्षेत्रफल उपयोग करना चाहिए? 1000। क्या इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया। देखिए, यदि आपको 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में यदि धान की रोपाई करना है तो आपको नर्सरी तैयार करने के लिए 1000 मीटर क्षेत्र में उसकी नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। 1000 मीटर क्षेत्र में आप रोपा तैयार कर लीजिए। यस सर। और उतने क्षेत्रफल का रोपा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यानी धान की बुआई के कुल क्षेत्रफल का 1/10वां भाग नर्सरी हेतु पर्याप्त माना जाता है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। कौन सी निकलती है? क्या निकलती है? क्योंकि धान के खेत में कीचड़ होता है। कीचड़ समझते हैं ना? यस सर। और कीचड़ में ही मीथेन गैस होती है और इसका सूत्र है CH4। क्या है? CH4। धान के साथ ढैंचा उगाकर, अब ये ढैंचा क्या है? ढैंचा एक चारे वाली फसल है, लेकिन इसका उपयोग हरी खाद में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? हरी खाद में। धान के साथ ढैंचा उगाकर, और उस ढैंचे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 दिन। सॉरी, 25 से 30 दिन। कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 दिन। बाद धान की खड़ी फसल में हल चलाकर मिट्टी में मिलाना। किसे मिलाना? ढैंचा को। किसे मिलाना? ढैंचा को। ऐसी विधि क्या कहलाती है? ग्राउंड मैन्यूरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राउंड मैन्यूरिंग कहलाती है। धान एक अर्ध जलमग्न पौधा है। अर्ध जलमग्न पौधा का मतलब आधा पानी में रहता है और आधा पानी के बाहर। वह ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित अरेनकाइमेटस ऊतकों द्वारा ग्रहण करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ज्यादातर पेड़ पौधे जो है अपनी जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन धान का पौधा जब पानी में ही डूबा रहता है, तो पानी में डूबा रहता है तो पानी पूरा जो है भूमि में भरा रहता है, तो ऑक्सीजन उसे भूमि से मिल नहीं पाती। तो उसकी पत्ती में एक विशेष संरचना होती है। उसकी पत्ती में क्या पाई जाती है? ये अरेनकाइमेटस ऊतक होती है। तो ये ऊतक जो है ऑक्सीजन लेने में उसकी क्या करती है? मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। विश्व में हाइब्रिड धान में चीन का प्रथम स्थान और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जलवायु देखेंगे कैसी होती है धान के लिए। धान उष्ण एवं नम जलवायु का पौधा है, लेकिन जब धान की खेती होती है तो तापमान 21 से
31 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 से 31 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भारत में धान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार। लेकिन उत्पादन की बात हम करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर धान की सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, छोटा ही होगा, छोटा होगा। अब बस अब देखिए वर्गीकरण देखेंगे धान का वर्गीकरण। धान को जो है, धान के पौधे को 3 वैरायटियों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए धान का ओराइजा वंश, इसकी कितनी जाति होती है ओराइजा वंश में? 24 प्रजातियां। कितनी होती है? 24। कितनी? 24। लेकिन उगाने के लिए कितनी है? 2। केवल 2 ही खेती योग है, बाकी 22 जो है उनकी खेती नहीं होती है। अब इसमें 2 को हम देखते हैं। पहले क्या है? ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा, जिसकी खेती अभी हम करते हैं। जिसकी खेती हम क्या करते हैं? अभी करते हैं। और ये कैसी फसल है? वो कैसी है? ओराइजा सटाइवा वैरायटी द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित। अब इसके अंदर ओराइजा सटाइवा के अंदर 3 उपजातियां हैं। कितनी उपजातियां? 3। इन 3 उपजातियों को देखेंगे। पहली उपजाति है इंडिका। कौन सी है? इंडिका। और सीधी सी बात है, इंडिका मतलब भारत में उगाई जाने वाली। इंडिका मतलब भारत में उगाई जाने वाली। अब इसकी क्या खास विशेषता रहती है? यह उप प्रजाति खाद या उर्वरक के प्रति सक्रियता दर्शाती है। मतलब ये ऐसी जाति है जिससे खाद एवं उर्वरक की मात्रा कम आवश्यकता होती है। अब जैपोनिका देखो, यहाँ भी हम एक किसकी उपजाति पढ़ रहे हैं? ओराइजा वंश की। किसकी उपजाति पढ़ रहे हैं? ओराइजा वंश की। ओराइजा वंश में हमने पहला देखे इंडिका, दूसरा देखेंगे जैपोनिका। कौन सी देखेंगे? जैपोनिका। अब ये जैपोनिका नाम से ही पता चल रहा है कि जापान की है। ठीक है, कहाँ की है? जापान। इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण और यह जो है सबसे अधिक उत्पादकता इसी प्रजाति से होती है। धान की यदि ओराइजा सटाइवा की हम उपजाति देखें जैपोनिका, तो यही सबसे ज्यादा उत्पादन प्रति हेक्टेयर देती है। अब देखो जवानिका। यहाँ कहाँ उगाई जाती है? इंडोनेशिया। यहाँ पर इंडोनेशिया। इसका दूसरा नाम है बालूधान। कौन सी धान? बालूधान। अब देखेंगे ओराइजा ग्लेनबेरिमा। एक ओराइजा सटाइवा देख लिया हमने। 22 जाति 24 जाति में हम 2 देख रहे हैं। एक तो है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा में हमने 3 उपजाति देखे, इंडिका, जैपोनिका और जवानिका। अब दूसरी जो जाति है ओराइजा ग्लेनबेरिमा। अब यह प्रजाति केवल कहाँ उगाई जाती है? दक्षिण अमेरिका। उगाई जाती है दक्षिण अमेरिका। मिट्टी देखेंगे भाई, इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? धान के लिए चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, लेकिन मटियार दोमट रहे तो और भी अच्छी बात है, अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब इसके बाद में मिट्टी का पीएच मान 4 से 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 से 6। और 4 से 6 4 से 6.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5। मतलब अम्लीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। अब देखो उत्तर पूर्वी भारत में धान की खेती होती है 3 मौसम। कहां पर होती है? उत्तर पूर्वी भारत में धान की खेती 3 मौसम में होती है और तीनों मौसम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए 3 मौसम कौन कौन से? सबसे पहले तो आप देखो स्थानीय नाम, बुआई का समय, कटाई का समय। तो देखिए उत्तर पूर्वी भारत मतलब जो भारत के जो उत्तर और पूर्वी जो राज्य है वहां पर तीनों ऋतु में धान की खेती होती है। रबी में भी होती है, खरीफ में भी होती है और जायद में भी होती है। समझ गए ऋतु? अब देखते हैं स्थानीय नाम अस धान। क्या है? अस। और ये अस धान जो है पश्चिम बंगाल एवं बिहार में। कहां पर? पश्चिम बंगाल एवं बिहार में। इसकी बुआई का समय देखो मई जून। कटाई का समय क्या है? सितंबर अक्टूबर। कटाई का समय 4 महीने का अंतर है, देख लो दोनों। जून से गिनो 4 तो सितंबर आ जाएगा। जाएगा नहीं? ध्यान रखना, यदि बुआई का समय याद है तो कटाई का समय 4 महीने जोड़ देना, निकल जाएगा। ठीक है ना? ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखो अमन। और ये जो अस धान की जो खेती है पश्चिम बंगाल एवं बिहार में केवल 7% खेती होती है। कितनी होती है? 7%।
अब अमन या अग्रणी, इसकी खेती कितनी होती है? 80%। अब इसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में। कटाई कब होती है? नवंबर दिसंबर। और इसी की खेती हम